दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर आज हमारा शुरू होगा। तो रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और परिभाषाएं जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर हम a बराबर BQ प्लस R, 0 यानी देखो जो R रहेगी हमारी R की वैल्यू 0 से अधिक या 0 के बराबर और R की वैल्यू b से कम रहेगी इस इक्वेशन के लिए को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं Q और R ज्ञात कर सकते हैं। यानी इस कंडीशन को जो संतुष्ट करेंगी उस संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्याओं का अस्तित्व है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है √5, √7, √11 डॉट 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 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी इस प्रकार की संख्याएं होती हैं अंडर रूट में जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाता है, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं आती हैं। तो इस प्रकार की हमारी संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हमारा थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। इसका मतलब है यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल पे हमने कोई संख्या भाज्य संख्या 6 ले ली और उसके गुणनफल किए तो 2 गुणा 3। तो 2 गुणा 3 का मतलब हो जाएगा कि हमारी ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारी भाज्य संख्या जैसे 6 है तो 6 को ले लिया हमने 2 गुणा 3, तो 2 और 3 हमारी अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। आगे, यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। अभाज्य संख्याओं का कोई भी क्रम हो सकता है। यहाँ कोई भी क्रम हो सकता है, 2, 3, 4, 5 या 5, 7 कुछ भी हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट 4 नंबर। तो हमारा 4 नंबर है माना x एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया x कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। x को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q सहभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n को m ऋणात्मक पूर्णांक हैं। इसका मतलब ये है, अगर हमारी x कोई परिमेय संख्या है तो जैसे मान के चलो 5/6 है सपोज कोई संख्या, तो इसका हम भाग लगाएंगे 6 का भाग 5 में, तो जिसका शेषफल 0 आ जाता है भाग की प्रक्रिया में, तो वो हमारी शांत हो जाती है भिन्न। तो ऐसे ही हमारा x को p/q में व्यक्त कर सकते हैं, तो हमारी परिमेय संख्या होती है जहाँ p और q क्या होते हैं? हमारे सहभाज्य होते हैं और तथा q अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। तो इस प्रकार से आगे हमें और अच्छे से समझने के लिए इसका प्रश्न करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं, आगे प्रश्न आएंगे इसके ऊपर तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा? तो ये कह रहा है यदि p कोई अभाज्य संख्या है, यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करेगा जहाँ a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यानी p हमारी कोई अभाज्य संख्या है और a² को विभाजित करेगा। विभाजित का मतलब कि इसमें इसका भाग चला जाएगा, तो जहाँ a हमारा क्या रहेगा? कोई एक धनात्मक पूर्णांक रहेगा। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6।
तो पॉइंट 6 हमारा क्या कह रहा है इसे समझ लेते हैं। माना x बराबर p बटे क्यू एक यानी 4 का लगभग ही उल्टा है। माना x बराबर p बटे क्यू एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है। अगर ये इस फॉर्म का नहीं है जहाँ n, m ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो x का दशमलव प्रशांत शांत होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट 8 से पहले हमारा पॉइंट आता है 7। तो पॉइंट 7 क्या कह रहा है। माना x बराबर p बटे क्यू एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है। जहाँ n, m ऋणात्मक पूर्णांक है तो x का प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यानी x बराबर p बटे क्यू एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n, इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है। जहाँ n और m क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो x का प्रसार जो होगा वो अशांत आवर्ती होगा। अब आता हमारा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8। तो ये कह रहा है यदि a और b धनात्मक पूर्णांक संख्या हैं तब HCF a, b यानी a और b का HCF गुणा ए और बी का LCM बराबर होगा ए गुणा बी। या कहें एक फॉर्मूला रहता है हमारा लासा गुणा मासा, हिंदी में कहते हैं HCF को मासा, इसको कहते हैं लासा। तो मासा गुणा लासा यानी दोनों संख्याओं का मासा और दोनों संख्याओं का लासा, इन दोनों का गुणा करेंगे बराबर होगा दोनों संख्याओं के गुणनफल के। इसका मतलब ये है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है 9। HCF संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। जब भी हम HCF निकालते हैं तो HCF में हमारी सबसे छोटी घात का गुणनफल लिया जाता है। उभयनिष्ठ यानी कॉमन जो अभाज्य संख्या होती है अभाज्य गुणनखंड होता है। और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए जब हम इसके ऊपर प्रश्न करेंगे, इसके बेस्ड प्रश्न करेंगे इस पर आधारित, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसको समझ लेते हैं। अब ऐसे ही हमारा LCM की बात करता है। LCM संख्या में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। यानी कि HCF के लिए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं उसकी सबसे छोटी घात ली जाती है और LCM में सबसे बड़ी घात ली जाती है। और हमारा अगला पॉइंट आता है नंबर 11। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r। यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक दिए होते हैं a और b, तो हमारी अद्वितीय पूर्ण संख्या होती हैं q और r, जिनको हम ज्ञात कर सकते हैं। किस कंडीशन से करते हैं, a बराबर bq प्लस r, जहाँ हमारा r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से अधिक होगी और r की वैल्यू b से कम होगी, या कह सकते हैं b की वैल्यू r से अधिक होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमारी वीडियो में हमने ये सीखा कि चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन की। अब हम इससे अगले वीडियो में इसके बारी बारी से प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।